अंकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट का आज सोमवार को विस्तार हुआ है। इस विस्तार में सिर्फ एक विधायक जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए, उन्होंने शपथ ली। लेकिन इस बीच गौर करने वाली दिलचस्प बात ये रही कि शपथ लेने वाले रामनिवास रावत ने सुबह 9:03 पर मंत्री पद की शपथ ली, लेकिन उसके तुरंत बाद अधिकारियों को गलती का एहसास हुआ, क्योंकि रावत को बतौर राज्य मंत्री शपथ दिलाई गई थी, जबकि उन्हें कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई जानी थी। इसके तुरंत बाद आनन फानन में रावत को लगभग 9:18 पर कैबिनेट मंत्री के तौर पर फिर से शपथ दिलाई गई। इस समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और अन्य मंत्री भी मौजूद रहे। अब रामनिवास रावत ने मध्य प्रदेश के मंत्री के रूप में शपथ तो ले ली है, लेकिन इस बीच एक नया बवाल खड़ा हो गया है और यह बवाल मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक वरिष्ठ विधायक को बिना इस्तीफा मंजूर हुए मोहन यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर हुआ। कांग्रेस ने विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर और राज्यपाल मंगूभाई पटेल को कटघरे में खड़ा करते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक्स पर लिखा कि यह स्थापित परंपरा है कि सरकार और विपक्ष अलग होते हैं, लेकिन लोकतंत्र की हत्या और कुर्सी की सौदेबाजी के लिए कुख्यात बीजेपी ने कांग्रेस विधायक को ही मंत्री पद की शपथ दिला दी। यह लोकतंत्र और संविधान का प्रामाणिक अपमान है। जीतू पटवारी ने कहा कि जबकि कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने के लिए भी विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष पर्याप्त आधार एवं प्रामाणिकता के साथ प्रतिवेदन दिया था, दुर्भाग्य से उन्होंने भी कर्तव्य पालन नहीं किया। महामहिम राज्यपाल को भी संविधान लोकतंत्र की परंपराओं का पालन करना था, क्योंकि वे दल नहीं संविधान के आदेश का पालन करने के लिए नियुक्त किए गए हैं, लेकिन संविधान के शीर्ष पद से भी असहमति दर्ज नहीं की गई। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि मैं मध्य प्रदेश की जनता को फिर बताना चाहता हूं कि यह कर्ज, क्राइम, करप्शन की सरकार है। यह बार बार खरीद फरोख्त और दल बदल की राजनीति का अपराध कर रही है। नेता विपक्ष राहुल गांधी के लोकसभा में दिए गए हिंदू वाले बयान को लेकर भाजपा लगातार उन पर हमलावर है। भाजपा का कहना है कि राहुल गांधी ने अपने बयान में हिंदुओं को हिंसक कहा है। अब इस बीच नेता विपक्ष राहुल गांधी के बयान पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि हमने राहुल गांधी का पूरा भाषण सुना। वे साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान नहीं है। राहुल गांधी कहीं भी हिंदू धर्म के विपरीत बात नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी के आधे वक्तव्य को फैलाना अपराध है। ऐसा करने वालों को दंडित किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा और नफरत की, असत्य की बातें करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि नरेंद्र मोदी, भाजपा और आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। जो हिंसा और नफरत फैलाता है वो हिंदू हो ही नहीं सकता। हरियाणा में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों के बीच सियासी जोड़तोड़ शुरू हो गई है। दरअसल ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दो बड़े नेताओं की मुलाकात ने प्रदेश की सियासत को गर्म कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनेलो के महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कल रविवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती से मुलाकात की और इन दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद कई तरह के कयास लगने शुरू हो गए हैं। कहा जा रहा है कि क्या हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में बसपा और इनेलो का गठबंधन होगा। हालांकि अभी इसको लेकर दोनों ही पार्टियों की तरफ से किसी तरह का कोई बयान सामने नहीं आया है। वहीं मुलाकात के बाद अभय चौटाला ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, आज बसपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से उनके निवास स्थान पर मुलाकात की और देश प्रदेश के मुख्य मुद्दों पर विशेष चर्चा की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक उन्हें 45 विधायकों का समर्थन प्राप्त हुआ। वहीं फ्लोर टेस्ट के दौरान विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया। आपको बता दें कि कथित जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हेमंत सोरेन बीते 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार हुए थे और फिर 28 जून को जमानत पर रिहा हो गए, जिसके बाद उन्होंने दोबारा सरकार बनाने का दावा पेश किया और 5 जुलाई 2024 को तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि मैंने आज प्रधानमंत्री से 3 सवाल पूछे हैं। पहला, मनमोहन सिंह और पुतिन तथा रूसी प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव के बीच उनके कार्यकाल के 10 वर्षों में 16 बार मुलाकात हुई है, लेकिन पुतिन और पीएम मोदी के बीच 10 सालों में केवल 11 बार मुलाकात हुई। तो क्या रूस और भारत के बीच संबंधों में कुछ ठंडापन आ रहा है? दूसरा, भारत का निर्यात मुश्किल से लगभग 3.5 बिलियन डॉलर है, लेकिन रूस से हमारा आयात लगभग 46 बिलियन डॉलर है। ये भयंकर व्यापार असंतुलन है। हमारे प्रधानमंत्री की क्या रणनीति है? क्या वे रूस के राष्ट्रपति से इस बारे में बात करेंगे? तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि 50 भारतीय युवा रूसी सेना में लड़ रहे हैं, तो युवाओं की मौत हुई है। इसका मतलब है कि यहाँ कोई नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है। हमारे प्रधानमंत्री इस पर क्यों चुप हैं? दक्षिण मुंबई में भारी बारिश हो रही है। यहाँ पिछले 1 घंटे से हो रही लगातार बारिश को देखते हुए पुलिस ने गेटवे ऑफ इंडिया पर पर्यटकों को समुद्र से दूर रखा है। पर्यटकों को समुद्र के पास आने से रोकने के लिए समुद्र के किनारे रस्सियां बांधी गई हैं। सभी पर्यटकों को लाउड स्पीकर से समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। मुंबई में भारी बारिश के बीच आईएमडी मुंबई ने अलर्ट जारी कर बताया कि अगले 3 से 4 घंटों के दौरान सिंधु दुर्ग, ठाणे, पालघर जिलों और सतारा, कोल्हापुर और नासिक के घाट क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर मध्यम बारिश होने की संभावना है। मुंबई में पड़ रही बारिश पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि कल रात से मुंबई में 300 मिलीमीटर बारिश हुई। रेलवे के लगभग 200 पंप और बीएमसी के 400 से अधिक पंपों का इस्तेमाल पानी निकालने के लिए किया जा रहा है। मुंबई में हर जगह भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर जाम लग गया है और रेलवे लाइन पर भी यातायात प्रभावित है। रेलवे प्रशासन की ओर से ट्रैक से पानी हटाने का काम जारी है और जल्द ही यातायात सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। मैंने सभी आपातकालीन एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। आपदा प्रबंधन अधिकारी, सेना, नौसेना और वायुसेना अलर्ट पर हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यदि आवश्यक हो तो ही नागरिक बाहर निकलें। मैं मुंबई नगर निगम, पुलिस प्रशासन और आपातकालीन सेवाओं से भी सहयोग करने की अपील कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बिजली बिल में बढ़ोतरी के खिलाफ आज सोमवार को लालटेन लेकर प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि आधे भारत को छत्तीसगढ़ से कोयले की आपूर्ति होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ही बिजली कटौती हो रही है। यहाँ बिजली का बिल आसपास के राज्यों से ज़्यादा है। किसान, आम उपभोक्ता, व्यापारी हर कोई परेशान है। बिजली कटौती हो रही है और बिजली का बिल भी 1.5 गुना आ रहा है। उन्होंने कहा कि इस राज्य की स्थिति बिजली गुल मीटर चालू जैसी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज सोमवार की सुबह मणिपुर पहुंचे। राहुल गांधी ने यहां जीरीबाम हायर सेकेंडरी स्कूल के राहत कैंप का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की। बता दें कि विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी की यह मणिपुर की पहली यात्रा है। मई 2023 में शुरू हुई मणिपुर हिंसा के बाद राहुल गांधी आज तीसरी बार यहां पहुंचे हैं। इससे पहले वे हिंसा शुरू होने के बाद पीड़ितों से मिलने आए थे और दूसरी बार इसी साल जनवरी में राहुल गांधी ने मणिपुर से ही अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी जीरीबाम के बाद चुराचांदपुर के राहत कैंप में भी जाएंगे। नेता विपक्ष राहुल गांधी जीरीबाम के रास्ते में पड़ने वाले असम के सिलचर भी पहुंचे और वहां बाढ़ पीड़ितों के राहत कैंपों में लोगों से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस की प्रदेश इकाई के नेताओं ने राहुल गांधी को एक ज्ञापन सौंपकर संसद में बाढ़ का मुद्दा उठाने का आग्रह किया। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेन बोरा के नेतृत्व में एक टीम ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को यह ज्ञापन सौंपा और उनसे संसद में असम में आने वाली 12मासी बाढ़ का मुद्दा उठाने का आग्रह किया। असम में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। राज्य के 29 जिलों में भारी बारिश और बाढ़ के चलते 24 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और अब तक 78 लोगों की मौत हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रह्मपुत्र समेत राज्य भर में कई प्रमुख नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। बता दें कि इससे पहले कल रविवार को भी नेता विपक्ष राहुल गांधी ने असम में आई बाढ़ को लेकर चिंता जताते हुए कहा था कि असम में बाढ़ की स्थिति लगातार खतरनाक होती जा रही है। मेरी संवेदना
भावनाएं बाढ़ से जूझ रहे हमारे भाई बहनों के साथ हैं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। मैं कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि वे बचाव और पुनर्वास कार्यों में मदद करें। मैं केंद्र और राज्य सरकारों से आग्रह करता हूं कि वे प्रभावित लोगों को सहानुभूति पूर्वक और तेजी से हर संभव सहायता प्रदान करें। रूस के 2 दिवसीय दौरे के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि अगले 3 दिनों में मैं रूस और ऑस्ट्रिया में रहूंगा। ये यात्रा इन देशों के साथ संबंधों को गहरा करने का एक शानदार अवसर होगा, जिनके साथ भारत की पुरानी मित्रता है। मैं इन देशों में रहने वाले भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करने के लिए भी उत्सुक हूँ। नेता विपक्ष राहुल गांधी की असम और मणिपुर दौरे को लेकर कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कहां गायब हैं। मॉस्को जाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के पास समय है, लेकिन मणिपुर जाने के लिए नहीं है। वहां बच्चों की 2 पीढ़ियां शिक्षा से वंचित हो सकती हैं। मणिपुर में महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। राहत शिविरों में बाढ़ आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री इस पर आंखें मूंदे हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें मॉस्को नहीं जाना चाहिए, वह प्रधानमंत्री हैं। उन्हें दूसरे देशों में जाकर विश्व नेताओं के साथ काम करना चाहिए, इस पर कोई बहस नहीं है, लेकिन वह पहले अपना घर तो संभालें। तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने वकीलों से एक्स्ट्रा मीटिंग के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर आज सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस अनुरोध पर तिहाड़ जेल और ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। दरअसल निचली अदालत ने उनकी यह याचिका खारिज कर दी थी। अरविंद केजरीवाल ने याचिका में कहा कि वह 30 मुकदमों का सामना कर रहे हैं, जिसके लिए वकीलों से बात करने के लिए उन्हें अतिरिक्त मीटिंग की इजाज़त दी जाए। फिलहाल उन्हें हफ्ते में 2 बार वकीलों से मुलाकात करने की अनुमति है और अब केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने वकीलों के साथ हफ्ते में 2 और अतिरिक्त मुलाकात की इजाज़त मांगी है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सबके हिंदी.com के साथ।